हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास सॉल्यूशन से ही हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो जो हमने सॉल्यूशन की बनाई थी उसमें आपने देखा था कि हम रोल्स लॉ को स्टडी कर रहे थे और लास्ट में हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे बात की थी। तो आज हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे और वो जो सॉल्यूशन के टाइप्स पे बात करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जितने भी अगर आप देखेंगे जब साइंटिस्ट थे तो इन्होंने इन सॉल्यूशन को आइडियल और नॉन आइडियल में क्यों डिफरेंशिएट किया, और नॉन आइडियल में भी आप आगे जाके देखेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन ये क्या चीजें हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सॉल्यूशन की बात करें, और सॉल्यूशन भी कौन सा होना है मेरे पास, बाइनरी। अभी मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। पूरी क्लास 12th में आप बाइनरी सॉल्यूशन पे खेलेंगे जहां पर ए और बी होगी। ए बी सी ऐसा कम करते हैं, लेकिन हम एबीसी के भी साथ में काम कर लेंगे। सुनिए, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूशन बाइनरी है तो अब एक चीज देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है कंटेनर में और ये क्या है बी। मान लो ए की वॉल्यूम कितनी है 10 ml, बी की वॉल्यूम भी कितनी है 10 ml। अब सोचिए यहां पे ए के पार्टिकल्स होंगे बहुत सारे, जैसे ए ए ए ए, और ये ए जो है ये आपस में एक टाइप का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगा रहे हैं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का मतलब है कि ये पकड़ के ऐसे करके अपनी तरफ खींच के रखना, पास पास रखना। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि आपको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ये गेम थी। अगर मैं इन दोनों को, जैसे अब यहां पे भी देखो आप, तो ये बी बी और बी, अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स, दैट इज ए प्लस बी, मेरा एक मिक्सचर क्रिएट हुआ। तो यहां पर ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। अब देखिए मैं लिख रहा हूं इंटरेक्शन बिटवीन ए जितनी होगी, जो भी इंटरेक्शन होगी, एंड इंटरेक्शन बिटवीन बी बी इज इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन ए बी, इज इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन। देखो ये इससे होता क्या, इंटरेक्शन से एक तो आप वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज्यादा, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट हायर साइड जाएगा। इस चीज को आप समझ रहे थे। अब जब हम इसको मिक्सचर में क्रिएट करते हैं, आप सुनिए, ए और बी का जो इंटरेक्शन है, और जब मान लो कि इनका इंटरेक्शन 10 है, इसका इंटरेक्शन भी और इनका इंटरेक्शन भी 10 है, इनका इंटरेक्शन भी 10 है, तो क्या वेपर प्रेशर में चेंज आएगा? क्या वेपर प्रेशर में चेंज आएगा सॉल्यूशन बनने के बाद भी? एंड बोथ आर वोलेटाइल। बोथ कैसे हैं? क्या वेपर प्रेशर में चेंज आएगा? सुनिए, वेपर प्रेशर इन द सेंस कि मान लो इसका वेपर प्रेशर कितना है 10, इसका वेपर प्रेशर कितना है, और इस सॉल्यूशन का कितना आ जाएगा 20, दोनों। और रोल्ट लॉ यही तो कहता है, टोटल प्रेशर में रोल्ट लॉ क्या कहता था, अगर ए और बी दोनों का लगा रहे हो और दोनों कैसे हैं वोलेटाइल, तो पीए कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इनटू, और पीवी कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इनटू, अगर एक्स और एक्स बी को अगर 1 कट कर लो तो पीए किसके इक्वल, पीवी किसके इक्वल, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल, पीए नॉट प्लस में, तो 10 प्लस 10 कितना आना चाहिए 20। ये रोल्ट लॉ कहता है। रोल्ट लॉ कहता है कि दोनों वोलेटाइल हो तो, नॉन वोलेटाइल होगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। देखो इसको समझते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं आइडियल और आइडियल पे और समझते हैं। देखिए मान लो ये 10 ml, ये भी कितना, दोनों को मिक्स किया कितना आएगा 20 ml, और ये याद रखना हर बार ये 20 ml के इक्वल नहीं आता, हर बार नहीं आता। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों? देखो वॉल्यूम, अगर एक बात बताओ,
आपस में इंटरेक्शन ज्यादा, इंटरेक्शन तो दूर दूर जाएंगे कि पास पास, पास पास आ जाएंगे एक दूसरे के, और पास पास पैकेजिंग अच्छी हो जाएगी और वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों क्यों क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ गए, पहले से बढ़ गए, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पहले से ज्यादा होने से कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इस चीज को समझते हैं। पहले आप वॉल्यूम वॉल्यूम खेलो, फिर वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली आने शुरू होंगे। चलो देखते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं सबसे पहला कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। यहां लिखता हूं कौन सा सॉल्यूशन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल टू टाइप के, पॉजिटिव डेविएशन एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव डेविएशन। अब सुनो, नॉन आइडियल में बात करते हैं तो फटाफट सीख जाओगे। देखो 5 + 5 = 10, कंडीशन आइडियल। 5 + 5 = 10, कंडीशन 5 + 5 = 12, कंडीशन नॉन आइडियल है, कंडीशन नॉन आइडियल है। अब सुनो, 5 + 5 = 12, 5 ml + 5 ml कितना शो कर रहा है? 12 ml। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ गए या कम हो गए? कम हो गए। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो गए? कम हो गए। तभी उसने क्या करा? एक्सपेंड। तभी उसने क्या कर लिया? एक्सपेंड कर लिया। अच्छा, आफ्टर दैट वेपर प्रेशर इन दोनों से बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर इन दोनों से, बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ ना पहले से, पॉजिटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर में कैसा डेविएशन आया है? समझे तुम्हारे? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के लिए आपको वेपर प्रेशर क्या करना होगा? इंक्रीज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉल्यूशन का इंटर क्या करने होंगे? कम। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे कम। अच्छा, वॉल्यूम एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट? एक्सपेंड। बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ये किसको शो कर रहा है? पॉजिटिव। अच्छा सर, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके कम हो जाने चाहिए? देखो, ए और ए के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बी और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, उससे कम हो जाना चाहिए। उससे कम हो जाना चाहिए किसका? ए बी का। जब सॉल्यूशन बने, जब क्या बने? सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव डेविएशन समझ में आया? वेपर प्रेशर क्यों इंक्रीज हुए? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे वो यार सीधी सी बात है, सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी तो देखने होंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो गए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो डेल्टा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहां लिखूं डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर, कैसा आएगा? समझ रहे हो कि फाइनल वाला बढ़ जाएगा सर। डेल्टा वी मींस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल बढ़ गया और बड़े में से छोटे वाली वैल्यूज माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। वी फाइनल वी डेल्टा वी मिक्स। अच्छा, डेल्टा एच मिक्सचर का क्या आएगा? व्हाट इज डेल्टा एच? एंथैल्पी। एंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक, क्योंकि इसने हीट को क्या करा? अरे हीट को एब्सॉर्ब किया, तभी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हुए, आपस में डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे। क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज क्यों किया? क्योंकि हीट क्या की गई? एब्सॉर्ब। बस डेल्टा भी है, डेल्टा एच है, और क्या चाहिए? कहानी क्लियर? पॉजिटिव डेविएशन की, नेगेटिव की आप बताओ। सर नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होने की वजह क्या हो रही है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ गई, तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगी।
और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ। सर अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्यों बढ़ गई? क्योंकि ये दोनों पास पास क्यों आए? क्योंकि एनर्जी रिलीज करते हैं एक्सोथर्मिक। तो इस केस में डेल्टा वी मिक्सचर का कैसा आ जाएगा? नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या हो रही है? कम। देखो सर क्या हम 1 लीटर और 1 लीटर बनाए तो 1.5 लीटर आ जाए? इतना चेंज नहीं है, बिल्कुल पॉइंट्स में चेंज आता है, बिल्कुल पॉइंट्स में चेंज नहीं आती। इतना मतलब वास्ट चेंज नहीं है जिसको आप ऑब्जर्व कर सको। आप तो ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, बिल्कुल जब अच्छे से आपके पास एक्सपेरिमेंटल पूरी कंडीशंस होगी तो ऑब्जर्वेशन आती है। तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस क्लियर हुए? अब आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है, वहां पे जो पहले था वही बात, तो कुछ ऐसा खास चेंज नहीं आता। मींस डेल्टा वी मिक्स कितना आएगा? कुछ चेंज नहीं आएगा, मतलब 5 और 5 10 तो 10 ही रहेगा, कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं आने वाला, उससे ज्यादा या कम नहीं। देखो 5 + 5 कितने हुए? 12। 5 + 5 10 आइडियल सॉल्यूशन। पर इसमें हम मैं इसी पर रखूंगा इसको, 5 + 5 10, 5 + 5 8, नॉन आइडियल में नेगेटिव, नॉन आइडियल में 5 + 5 12, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। करेक्ट? यहां तक की कहानी क्लियर, आपको समझ आ गया ये सब चीजें कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ये है, और वो थ्योरी पढ़ोगे तो आ जाएगा। डन, चल सकते हैं आगे। अब मेनली क्या है कि इनके इंपॉर्टेंट क्या है पेपर के लिए, इनके एग्जांपल है। आइडियल के 4-5 एग्जांपल एनसीईआरटी के लिखे हुए वही लिखने हैं, बेंजीन टॉलकिन वाले। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स वो आपको करनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, आप देखते जाइए। मैंने ए और बी का प्रेशर लिखा, मतलब वेपर प्रेशर लिखा, दैट इज 100 और 150। तो मैं आइडियल में जाऊंगा तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, दैट इज 250 टोटल आ जाएगा। लेकिन मैं आइडियल में ना जाके किस में जाना पसंद करूंगा? नॉन आइडियल। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि इनके बीच में कैसा डेविएशन हो रहा है? पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज, मतलब 250 से ज्यादा आएगा सर, 250 से ज्यादा आएगा। अब 250 से ज्यादा करने के लिए क्या करना होगा इनको? मोलिकुलर फोर्सेस को क्या करना होगा? कम करना होगा। वॉल्यूम क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो इस केस में क्या होता है? देखो ए का वेपर प्रेशर और बी के वेपर प्रेशर से आप क्या बता सकते हैं कि ए और ए का इंटरेक्शन ज्यादा है या बी और बी का इंटरेक्शन ज्यादा है? बी और बी का। ए और ए का इंटरेक्शन ज्यादा है, इसीलिए वेपर प्रेशर कम है। इंटरेक्शन यहाँ पे ए और ए का ज्यादा है। यार जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा, उतना कम जाएगा ना, उड़ेगा, उतना कम उड़ेगा। तो अगर मैं देखूं कि ए का 100 है और बी का कितना है? 150। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को पॉजिटिव डेविएशन करनी है, मतलब अपने इंटरेक्शंस को कम करो, इंटरेक्शन को कम करो। तो इसके इंटरेक्शन को कम करूंगा तो ये वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मान लो काम पहुंच गया 120 बढ़ेगा, और ये 150 वाला क्या करेगा? बढ़ना चाहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक बढ़े और एक, देखो क्योंकि इसका वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए इसको दूर दूर जाने के लिए किसकी जरूरत होगी? एनर्जी। किससे लेगा? पड़ोसी से ले लेगा, कहेगा तेरा ज्यादा है यार, तू थोड़ा दे दे, हम बराबर कर लेते हैं, थोड़ा कम कर दे अपना, तो हम बराबर आ जाएंगे, तो नेट करेंगे तो ज्यादा आएगा। तो ये क्या करता है? अपना कम कर लेता है। कहां ले आता है? एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे, मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ ए एंड बी इज सेम हो जाएगा।
क्या हो जाएंगे, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, सेम। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं एजियोट्रोप्स। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एजियोट्रोप इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, कि ऐसे सॉल्यूशन जो एक ही बॉइलिंग पॉइंट में निकलने लगे। याद करो प्यूरिफिकेशन टेक्निक, उसमें एक टेक्निक थी कौन सी, डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन किस पे डिपेंडेंट थी, बॉइलिंग पॉइंट पे। मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट था 100 और बी का बॉइलिंग पॉइंट था 60, तो नीचे से मैं फर्नेस में कितना डिग्री दे देता था, 60, तो 60 में कौन उड़ जाएगा, बी, कौन रह जाएगा, ए, तो मेरे सेपरेशन हो जाती थी। लेकिन क्या होता है, कई सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, हर बार नहीं, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे अपना बॉइल या वेपर प्रेशर क्या कर लेते हैं, सेम, और उसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी, और वो दोनों सेम पे बॉइल हो जाते हैं। तो क्या उन्हें सेपरेट किया जा सकता है, नहीं, वाया डिस्टिलेशन तो नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल है वो तो यही है ना कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है ही नहीं, दोनों 70 में बॉइल हो रहे हैं। ना, फिर गेम अलग खेलनी पड़ेगी। एजियोट्रोप्स, क्या है नाम, एजियोट्रोप इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। ये क्या है, देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कई बार पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन आते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी चलते हैं, इसको लेके चलते हैं यहां पे। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, क्योंकि वेपर प्रेशर। अगर यहां एजियोट्रोप बनेगा, अगर यहां पे एजियोट्रोप्स, अच्छा सुनो, नॉर्मली जैसे अब ये पॉजिटिव डेविएशन और ये नेगेटिव डेविएशन, यहां पे एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम, मतलब वो जो सॉल्यूशन बनाओगे उसका पहले से हो गया कम। यार पहले वो 100 डिग्री पे बॉइल हो रहा था, ये सब करने के बाद वो 80 पे बॉइल होने लग गया, कम पे बॉइल होगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, क्योंकि वेपर प्रेशर। तो अगर कम पे होने लगा तो मैं इसे लिख सकता हूं कि सर जो ये सॉल्यूशन बनेगा ये बनेगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम से कम आएगा इस केस में, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन मैक्सिमम से मैक्सिमम जा रहा है, वेपर प्रेशर मैक्सिमम से मैक्सिमम जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम से कम, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो वो पेपर में आपको ये ना लिख के ये देगा, कहेगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप है, बताओ डेविएशन बताओ, ये सब चीजें यहां से कंसीडर होंगी। अच्छा यहां बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, तो क्या आएगा टर्म, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। समझते हैं, अभी चिंता ना हो, हमको पता चल रहा है कि कितना कितना आ रहा है, करेक्ट, टेंशन ना हो, अभी और एग्जांपल लेंगे इनकी, काम करेंगे, पे डेफिनेशन खेलेंगे। आइडियल सॉल्यूशन 5 + 5 = 10, नॉन आइडियल में 5 + 5 8, वेपर प्रेशर, इंटरेक्शन, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम कम हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनेगा मैक्सिमम, तो बॉइलिंग पॉइंट से ही पता चल रहा है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, ये सारी चीजें आपसे 1-1 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि कई सारी ये चीजें एक दूसरे से लिंक हो रही हैं, तो एक को पकड़ लो बाकी आंसर आने शुरू होंगे। अब जो बच्चा याद करेगा वो नहीं कर पाएगा। आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से पकड़िए, देखिए दोबारा से समझते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा, दूर तोड़ने के लिए फोर्स भी ज्यादा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। सिंपल सी बात, क्या यहां तक समझ में चल सकते हैं आगे। तो यहां पे हमने एजियोट्रोप को पढ़ा, तो एजियोट्रोप एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बनता है, ये नहीं है कि कोई भी दो मिक्सचर आपने मिक्स कर दिया तो एजियोट्रोप आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एजियोट्रोप एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही बनेगा, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही बनेगा।
ये सब उसके डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है, तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं। ये है एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहला बेंजीन प्लस टोलुइन, ये बिल्कुल मेमोराइज होने चाहिए। जितने लिखे हुए हैं सारे एक लाइन में लिखेंगे, याद कर डालेंगे। दिखाओ वो प्रॉपर्टी पावर रटने वाली। अब ये देखो, ये तो बिल्कुल आपको माइंड में सेट करनी है। सेकंड इथाइल क्लोराइड, डाइब्रोमाइड, इथेन, डाइब्रोमाइड, डाइक्लोराइड, इथेन, ये दोनों। तब ये आइडियल नॉन आइडियल। हाँ हाँ, वो जो ये पूछ रही थी उस पॉइंट को मैच करें। एग्जांपल आइडियल और नॉन आइडियल वो आप पढ़ना। अब उसमें दो चीजें हो रहा है, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। एंट्रोपी और वो भी अभी करेंगे हम, जब ऑस्मोटिक वगैरह करेंगे तो उसमें जाने शुरू हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है रोल्स लॉ और हेनरीज लॉ सेम हो सकते हैं। कैसे देखा, अगर हेनरी लॉ लिखे तो क्या था हेनरी लॉ, क्या था, जो भी मोल फ्रैक्शन होगा P। रोल्स लॉ क्या कहता है, इनटू, ये पीए कब इक्वल आ जाएंगे, जब ये दोनों पढ़ना। खत्म। हेनरी लॉ और रोल्स लॉ कब इक्वल आ रहे हैं, जब pH और pH, क्योंकि बाद में तो मोल फ्रैक्शन है, तो वो बस इक्वेशन इक्वेट करके मजे ले रहे हैं और कोई यूज इसका नहीं, मजे ले लो। अब आया क्या, हेजियोट्रोप, दैट इज कांस्टेंट बॉइलिंग टेक्सचर्स। मेन पॉइंट ऑफ इट हैज फिक्स कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये नहीं है कि आप चेंज कर दो, एक फिक्स पोजीशन, एक फिक्स कंपोजिशन, फिक्स कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड होता है। सेकंड वन इज इट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, लिक्विड ओनली, वन लिक्विड सॉल्वेंट एंड द अदर लिक्विड सॉल्यूट। Azeotropic mixture boils at constant temperature, boiling points of solute solvent become equal, क्यों इक्वल हुए, क्योंकि why, because vapor pressure equal, vapor pressure equal हो गए, then due to which fractional distillation not possible, fraction P or simple distillation both are not possible। अब ये definition fractional distillation, azeotrope that is and मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगे और डेविएशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये याद रखना सॉल्यूशन, दैट इज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल क्या है, 95% एंड 5%। ये आपस में वैसे सेम में काम करने लगता है। और यहाँ पे कौन सा है, नेगेटिव में 68% एंड 32% ऑफ H2, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। सर ये ग्राफ ये तो आप बनाओगे ना, देखते चलो। पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, ओरिजिनली में टोटल प्रेशर ये आना चाहिए था, लेकिन डेविएशन कैसा हुआ, ऊपर चला गया, उसमें से कम हुआ तो वो बन गया, और कुछ नहीं। ये ग्राफ आपके हवाले है, आप पढ़ के समझाएंगे, क्योंकि ये ग्राफ अगर आपने समझा दिया तो ये ऊपर वाले तो वैसे ही आते हैं। आपको टाइम हो, आप समझाना नहीं है तो मैं बताऊंगा।
अब आए किस पे? Colligative properties. कोलिगेटिव Properties. प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव कम्स फ्रॉम लैटिन Together. दैट इज कोलिगेट, दैट इज कोबाइंड। देखो एक बात आपने दिमाग में डाली, आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे काम करने वाले हैं। हमारे पास 4 टाइप्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमने पहले भी काम किया था, आज दोबारा करेंगे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये डिपेंड करती है नंबर्स पे, कि कितने नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक जगह पे 6 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक जगह पे एक ही टीचर पढ़ा रहा है, भाई सेम ही क्लास में भी 6 टीचर खड़े हैं, तो किस में ज्यादा समझ आएगा, एक में कि 6 में? पॉसिबिलिटी है सर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पढ़ाई एक पे भी काम हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है ना। लेकिन आपका पेट कितना भरेगा, स्टमक में कितना जाएगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ चपातीज पे, कि कितनी जाने वाली है, 1 2 3 4 5 6 7। ये नहीं कह सकते कि सर नंबर के बिना भी काम चल जाएगा, नंबर पे डिपेंड करता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर्स पे। उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं दोस्त, Colligative properties. प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप की है हमारे पास, 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज Relative lowering of weapon pressure. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, सेकंड वन इज इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड वन इज एलिवेशन इन। Boiling point. अब बॉइलिंग पॉइंट खेलना तो वेपर प्रेशर के साथ खेलना पड़ेगा, एंड द थर्ड वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इस पे हम बाद में चलेंगे, पहले हम अपना समझते हैं। अब एक बात बता दीजिए मुझे, क्या आपको जो तक अभी तक हमने पढ़ा दैट इज आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझ में आया, एजियोट्रोप समझ में आया कि व्हाट इज एजियोट्रोप्स। अब चलते हैं आगे, हम बात करेंगे ऑस्मोटिक और इन सब पे। चलो आ जाओ। तो मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इस पे टाइम लगाते थोड़ा सा, क्योंकि बायोलॉजी में भी आया है डिफ्यूजन, एंड द सेकंड वन इज ऑस्मोसिस। क्या आप में से कोई मुझे डिफरेंस बता पाएगा, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस? हाँ जी सुनिए। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस होता है जब कोई सॉल्वेंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जी। मेजर डिफरेंस ये है कि ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में होती है और कंप्लीटली ये किसमें होती है, कंप्लीटली? ये कौन सी मेम्ब्रेन है? पर वो सेमी परमेबल। हाँ वो सेमी परमेबल, वो ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेमी के साथ साथ तो सिलेक्टिवली परमेबल। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, सुनना मैं डेफिनेशन लिखता हूं। व्हाट इज डिफ्यूजन? From higher concentration to lower concentration. पढ़ना, पढ़िए जी एक बार। क्या ठीक लिखा है? डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ फ्रॉम कंसंट्रेशन टू, एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ फ्रॉम। किसी ने पढ़ी होगी डेफिनेशन, स्कूल में पहले भी याद करवाते हैं जी, घर में जाओगे तो कहेगा जी ये हाई टू लो है और लो टू हाई है। बड़ी डेफिनेशन है इसकी। किस किस ने ये वाली डेफिनेशन पढ़ रखी है, ठीक है गलत है कुछ बता पाएगा कोई? ठीक है डेफिनेशन बहुत। वहाँ पे सल्यूट लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा हुआ है, तो मतलब तो सेम है। मतलब सेम हो गया। सल्यूट यहाँ पे लोअर टू हायर जा रहा है ऑस्मोसिस में। हाँ एक बात, तो कोई भी चीज लोअर से हायर कैसे चली जाएगी?
सोचने की बात है, हायर टू लोअर आ रही है, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप बात करें कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट है, दैट्स इट नॉट पॉसिबल। कौन? वो जो प्रेशर जब उसमें ज्यादा था, छोटा था, वो बड़ा वाला नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो फिजिक्स की अलग चीज है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ नहीं होता है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका ज्यादा होता है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले समझिए, ये ठीक लिखा हुआ है, अब कैसे ये कंसंट्रेशन वगैरह पे काम होता है देखिए। 15 मिनट की गेम है, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए, जब भी हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट। फर्स्ट वन इज एंड द सेकंड वन इज सोल्यूट। क्या होता है? जिसकी कंसंट्रेशन कम हो, इसकी कंसंट्रेशन, मैं कंसंट्रेशन टर्म नहीं यूज करता, मैं ये लिखता हूं जिसका अमाउंट कम हो, और यहाँ पे जिसका अमाउंट ज्यादा हो। एक चीज डिफाइन करना, जब भी आपको कोई बोले कि कंसंट्रेशन हमेशा किसकी लिखी जाती है? सोल्यूट। कंसंट्रेशन हमेशा किसकी लिखी जाती है? एक तो ये दिमाग में डालिए, कंसंट्रेशन हमेशा किसकी लिखी जाती है? सोल्यूट की। अगर मैं आपको बोल रहा हूं डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में कौन से पार्टिकल मूव होते हैं? सोल्यूट के। किसके पार्टिकल मूव होते हैं? और अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? ऑस्मोसिस की, तो कौन से पार्टिकल मूव होते हैं? सॉल्वेंट। तो कौन से पार्टिकल मूव होंगे? सॉल्वेंट। अब समझिए आगे। ये देखिए, ये मेरी सेल है, ठीक है, ये बारिश के सॉल्यूशन भरा हुआ है। सेल ए 10 किलोग्राम सोल्ट है, 20 किलोग्राम वाटर। इसके अंदर की बात करो, सेल के अंदर, ठीक है। बाहर लिख रहा हूं 20 किलोग्राम सोल्ट है, 10 किलोग्राम क्या है? वाटर। इसमें आ जाते हैं 10 किलोग्राम सोल्ट है, 50 kg है वाटर। यहाँ पे 5 किलोग्राम सोल्ट है, 55 kg है वाटर। समझ आ गया यहाँ पे? सेल ए एंड सेल बी, ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहले तो एक बात बताओ, कंसंट्रेशन, सेल ए की कंसंट्रेशन कितनी है? सेल ए की कंसंट्रेशन 10 किलोग्राम सोल्ट, क्योंकि किसकी लिखते हैं? सोल्यूट की। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 20 kg ऑफ सोल्ट। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि सोल्ट ही डालना है। सोल्यूट सोल्ट अगर फिक्स कर दिया यहाँ का, तो वहां का भी सोल्यूट सोल्ट ही रहेगा। इधर वैसे यहाँ की कंसंट्रेशन कितनी है? यहाँ की कंसंट्रेशन कितनी है? मतलब बाहर की कंसंट्रेशन अंदर वाली से ज्यादा है। तो ये कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमेशा सेल के रिस्पेक्ट में बाहर का सॉल्यूशन कैसा है, कैसा सोल्यूट है, उससे डिसाइड करते हैं कि ये हाइपरटोनिक है या फिर हाइपोटोनिक है। जैसे कि यहां देखिए, यहां पे सोल्यूट कितना है? यहां कितना है? तो इसके मुकाबले बाहर वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। तो हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मींस सेम कंसंट्रेशन, 5 kg 5 kg, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर? ओके। अब सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि वो कहेगा कि डिफ्यूजन करवाना है। क्या करवाना है? अच्छा सुनो, एक चीज देखते हैं, कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है, अंदर या बाहर? बाहर।
क्योंकि सोल्यूट से डिफाइन होगी ना कंसंट्रेशन, तो मैं लिख सकता हूं बाहर कंसंट्रेशन, अंदर कंसंट्रेशन। ये रटा रटाया ज्ञान नहीं मिलेगा भाई साहब, क्योंकि कई सारी चीजें मैनेज करनी। अब एक बात बताओ, मैंने बोला कि सर डिफ्यूजन करवाओ, क्या करवाओ? अरे क्या करवाओ? डिफ्यूजन किसका होता है? सोल्यूट का। सोल्यूट हमेशा हाई अमाउंट से, तो सोल्यूट किधर मूव करेगा? बाहर से अंदर। ओस्मोसिस करवाओ, ओस्मोसिस किसका होता है? सॉल्वेंट का मूव करेगा हाई अमाउंट टू लो अमाउंट। कहां से? 20 kg से। अब अच्छा बताना है कहां पे? वही कर रहा हूं। कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है? तो यहां लिख सकता हूं कंसंट्रेशन कैसी है? यहां कंसंट्रेशन कैसी है? लो टू हाई। कंसंट्रेशन डिफाइन होती है किससे? सोल्यूट से। ये कंसंट्रेशन में हाई लो लिख रहा हूं, ये किसकी लिख रहा हूं? ना कि अगर कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट, लेकिन हमेशा मूवमेंट अमाउंट की हिसाब होती है, ज्यादा अमाउंट से कम, मतलब हाई अमाउंट टू। बस आप ये याद रखो, कंसंट्रेशन बांट लेंगे हमेशा मूवमेंट कहां होगी? हाई अमाउंट टू। कंसंट्रेशन जो है वो किसके हिसाब से फिक्स हो जाती है? क्योंकि अगर आप सोल्यूट देखोगे तो हाई कंसंट्रेशन टू, ये तो समझ आता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो वाटर है ये हाई कंसंट्रेशन टू लो जा रहा है, सॉरी लो कंसंट्रेशन टू, वो सोल्यूट के लिए बता रहा है, लेकिन वो सोलवेंट कम है। जैसे वो कह रहा है कि वाटर जो है वो लो कंसंट्रेशन से, लो कंसंट्रेशन का मतलब सोल्यूट, सोलवेंट कम है, वहां से वहां है। ये देखिए वो कह रहा है जी लो वाटर के बारे में बात करें तो लो कंसंट्रेशन से, लो कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट सोलवेंट ऑटोमेटिकली उससे ज्यादा है। ये कंपैरिजन चल रहा है, ऐसे नहीं है। तो वो लाइंस ठीक लिखी हुई है। अब आपको समझ में आया कि ओस्मोसिस क्यों लिखते हैं कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, वो सॉल्वेंट के हिसाब से। अब यहां पे चलते सेकंड। अब सर ओस्मोसिस करवाना है, क्या करवाना है? ओस्मोसिस करवाने के लिए सबसे पहले तो जो कंडीशन है वो है ये कि ये लेयर कैसी होनी चाहिए, मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए? सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल होनी चाहिए मेम्ब्रेन, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही सॉल्वेंट को अलो करती है जाने के लिए, सोल्यूट पार्टिकल को नहीं, सोल्यूट पार्टिकल को नहीं। अब बताना पानी कहां जाएगा? बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। पानी कहां जाएगा? बाहर से। अरे अमाउंट से आंसर दो ना यार, हाई अमाउंट टू, अमाउंट से आंसर आएगा, हाई टू लो जाता है, अमाउंट हमेशा हाई टू लो है, तो ये तो हो गया हमारा ओस्मोसिस। और अगर आपको देखना हो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हाई अमाउंट टू लो अमाउंट, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन ओनली एंड ओनली डिफाइंड फॉर सोल्यूट, सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट के लिए अमाउंट टर्म यूज किया जाता है। यार अमाउंट से आंसर बना लो, छुट्टी। वो कहते हैं कि सर हमने क्या लिया? एक मैंगो का पीस लिया, मैंगो, ठीक है, और इसको एक जार में बंद करके इसके अक्रॉस बहुत सारा क्या डाल दिया? सॉल्ट। क्या डाल दिया? मतलब सोल्यूट हो गया ज्यादा, सोल्यूट हो गया, और सोलवेंट बहुत ही, मींस वाटर बहुत ही कम है। अब यहां देखो, अब मैंगो में कंपैरेटिवली सोल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली, तो पानी कहां जाएगा? अंदर से बाहर, और मैंगो हो जाएगा श्रिंक। इसीलिए जब आप मैंगो पिकल पे बात करते हैं सॉरी, तो वो बोलते हैं कि मैंगो पिकल, जब आप मैंगो का पिकल्स क्रिएट करते हो तो मैंगो क्या हो जाता है? श्रिंक। एक चीज आपको बताना चाहता हूं
ये रट्टेबाजी की चीज नहीं है, आप इसमें रोड लर्निंग नहीं कर सकते हैं, समझना होगा कंपैरेटिवली, ये ज्यादा तो ये कम होगा, कंपैरिजन खेला जाएगा, क्योंकि कौन ताकतवर है कौन वीक है विदाउट रेफरेंस आप नहीं बता। क्लियर कहानी यहाँ तक की, पक्की बात है, देख पता चलते हैं यार। सर ये कंपैरिजन करते टाइम सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम होने चाहिए दोनों। हाँ, मतलब आपने एक में जहाँ सोल्यूट मांगा तो अगला भी वही सोल्यूट होगा, और मेनली आप वाटर को सोल्वेंट ही मान के चला करो, वाटर सोल्वेंट की तरह ही काम करता है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर ही पास करेगा। अगर फॉर एग्जांपल सोल्ट ज्यादा है, मान लो आपने कहा जी 80 ग्राम सोल्ट है और 1 ग्राम वाटर है, ठीक है, अब तो सोल्वेंट सोल्ट बन गया, लेकिन सेमी परमेबल तो सोल्ट को जाने ही नहीं देता, वो तो वाटर को जाने देगा, तो इसलिए वाटर से ही आंसर है। बस आपका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए हाई अमाउंट टू, हाँ आपके आंसर ठीक है, कभी गलत नहीं करोगे। ये लगी जी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डन। अब सुनो, ये क्या है, सोल्यूट। ये क्या है, सोल्वेंट, पानी। क्या है, पानी, सोल्वेंट। लो जी, दिख रहा है। अब बताइएगा सोल्यूट कितना है, 9, सोल्वेंट कितने हैं, 12। सोल्यूट कितना है, 4। सोल्वेंट कितना है जी, आपने क्या करवानी है, क्या करवानी है, मेम्ब्रेन कौन सी है, सेमी परमिएबल। बताओ ओस्मोसिस में कौन मूव करेगा, वाटर, दैट इज सोल्वेंट। कहां मूव करेगा, सुनो, A to B या B to A, किसी का A to B है तो बता दीजिए, क्योंकि अमाउंट से करना है, अमाउंट ज्यादा है हमारी इधर का। B to A, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे सोलवेंट की अमाउंट और ये सोलवेंट को ही पास होने देगा, तो सोलवेंट किस तरफ जाएगा, इस तरफ, दैट इज B to A। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सोलवेंट कम है, सोलवेंट यहाँ सोलवेंट, तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट हो गया कि यहाँ पर सर एनर्जी यहाँ पे, तो ये एकदम भागेंगे उस तरफ। जैसे कि आपको मैं एक स्लाइड पे ऊपर रख दूं तो आप एकदम आएंगे नीचे, है कि नहीं, आपको मैं स्लाइड में बिठा दूं तो आप क्या करोगे, एकदम। क्यों नीचे आ रहे हो, क्योंकि सर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, ऊपर हाई है, नीचे आप हाई टू लो मूव कर जाओ, आप हाई टू लो। अच्छा एक बात, वो अपना एग्जांपल स्लाइड है, मैंने आपको यहां बिठा दिया, तो एक नीचे फोर्स लग रही होगी, दैट इज mg sin थीटा। अगर आपको यहीं रोकना है इसको नीचे जाने, तो क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक कितनी, लगभग इक्वल टू mg sin थीटा, mg sin थीटा, तो वो बैलेंस हो जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा, चलेगा नहीं। अब सुनो, ये सब इधर जाना चाह रहे हैं, ये सब इधर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है।
ये सब किधर जाना चाह रहे हैं? इधर। ये सब किधर जाना चाह रहे हैं? इधर। तो एक फोर्स अप्लाई करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे कि हम चले, क्योंकि चलेंगे तो मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? फोर्स। अरे भाई जब ये चलेगा इधर तो मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है, पहले रुके हुए थे, वेलोसिटी चेंज हुई, मोमेंटम आया, मोमेंटम की वजह से आ गया फोर्स की वजह से आ जाएगा प्रेशर, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया इज। तो ये जितने प्रेशर से इस साइड जाते हैं उस प्रेशर को बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला जाता है? ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसे? ओस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ओस्मोटिक? सर कितने प्रेशर से यार? ओस्मोटिक प्रेशर को समझने के 3-4 तरीके हैं, मैं तीनों चारों समझाऊंगा आपको, देखना है कि सर ये कितने प्रेशर से इधर जा रहा है, क्योंकि ओस्मोसिस तो होनी है, तो ये कितने प्रेशर से इस साइड मूव करेगा उसे हम क्या बोलने वाले हैं? ओस्मोटिक प्रेशर। और इस ओस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। किससे डिनोट करते हैं? अब सुनो, ये पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा सोलवेंट की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? पक्का? अच्छा, ओस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आप समझ रहे हैं? टेम्परेचर से क्यों? एनर्जी ज्यादा, मोमेंटम भी, फोर्स भी, पर यूनिट एरिया प्रेशर भी, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी मिल जाएगी, भागते फिरेंगे। क्लियर? तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ओस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अब मैंने क्या करा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा हुआ तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो पाई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन आर इनटू टी। व्हाट इज आर? आइडियल गैस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट इक्वल आता है यहां पे, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो आर आ जाता है। क्लियर? अब सुनो, पाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज, कंसंट्रेशन ले लो, मोलैरिटी ले लो, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट इनटू वॉल्यूम इधर ले लो, तो पाई इनटू इज इक्वल टू व्हाट इज पाई? ओस्मोटिक प्रेशर। तो पाई को किससे डिनोट कर लिया? यहां पे से वेंटोफ इक्वेशन बोलते हैं, लाया वहीं से ताकि उठा के ये बने ऐसे गई। कौन सी इक्वेशन है? वेंटोफ इक्वेशन ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर। पीवी इज इक्वल टू इनवर्स ओस्मा। यहां पे पी किसको डिनोट कर रहा है? ओस्मोटिक प्रेशर को। किसको? ओस्मोटिक प्रेशर को। तो आपको आई थिंक ओस्मोसिस समझ में है कि हुआ क्या, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। आगे चलो, वापिस एक बार और, ये याद रखना, ये मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए? सेमी परमिएबल। अब सुनो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल ले लो। सबसे पहले तो गोल ब्लैडर, जो गोल ब्लैडर की मेम्ब्रेन होती है, गोल ब्लैडर मेम्ब्रेन, इसको यूज किया जाता है। मतलब नेचुरली अगर आप देखो तो जो यूज करते हैं, ऐसे तो होती है लेकिन जो अच्छे से काम करती है, और वो भी गोल ब्लैडर लगभग किसका होना चाहिए? थिक का, तो उसका बढ़िया रहता है। थोड़ी थिक होती है तो काम बढ़िया करती है। अब आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में देख लीजिए, सेलोफेन आती है, सेलोफेन आती है, और बहुत सारी है, मतलब ये 2-3 नाम तो आपको याद होने चाहिए। सेलोफेन हो गया, गोल ब्लैडर्स ऑफ पिंक मेम्ब्रेन। अब इधर देखो वापस से, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा, बनाऊंगा नहीं, आप देख के ही देख लेना। जैसे पिछले में बताया था, सोल्यूट कितने थे यहाँ पे? और सोलवेंट, यहाँ सोल्यूट कितने थे? और सोलवेंट। अच्छा, ओस्मोसिस किस तरफ होने वाली है?
ऑस्मोसिस किस तरफ होने वाली है? B to A, ठीक है। प्रेशर किस तरफ लग रहा होगा? मान लो वो प्रेशर कितना लग रहा है? मान लिया प्रेशर कितना लग रहा है? 10 atm का। अब एक बात सुनो, अगर मैं यहां का प्रेशर पिस्टन से 20 atm कर दूं, क्या कर दूं? 20 atm। ये कितने से इधर आना चाह रहे थे? मैंने कितने से धक्का मारा? तो जो यहां के कौन मूव करेगा? सोल्यूट या सॉल्वेंट? किस तरफ मूव कर जाएंगे? A to B। पीछे वाले में देखो इस केस में। अब देखो पानी कहां ज्यादा प्योर है, A में या B में? B में। ये पानी कैसा है? गंदा, क्योंकि सोल्यूट ज्यादा है। तो मैं लिख लेता हूं ये कैसा वाटर है? सी वाटर में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ये कैसा लिख लूं? कैसा लिख लिया? अगर आप सी वाटर और फ्रेश वाटर को मिलाओगे तो अगर सेमी परमिएबल लगा के, तो फ्रेश वाटर किसकी तरफ मूव करेगा? सी वाटर की तरफ। किसकी तरफ? सी वाटर। फ्रेश वाटर किसकी तरफ मूव करेगा? सी वाटर की तरफ। लेकिन मैंने यहां पे क्या लगा दिया और क्या लगवा दिया ऊपर से? ये 10 से आ रहे थे, मैंने कितना लगाया? तो इससे क्या हुआ? ये किधर जाने लगे? इस तरफ। ये किधर जाने लगे? ये किधर जाने लगे? A to। ऑस्मोसिस कहां हो रही थी? ऑस्मोसिस कहां हो रही थी? अब कहां जाने लगे? मतलब ऑस्मोसिस कैसी हो गई? और इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स। ये प्रेशर के साथ होती है क्या? रिवर्स। रिवर्स शॉर्ट फॉर्म आरओ। आरओ में सी वाटर को डाल के आप क्या क्रिएट कर सकते हो? फ्रेश वाटर। इसीलिए आपका पानी साफ हो जाता है। डीसैलिनेशन प्लांट बोलते हैं। डीसैलिनेशन प्लांट जहां पे काम चलता है। तो जैसे इजराइल है, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, वहां पानी है नहीं पीने का, नेचुरल सोर्स तो है नहीं, बहुत कम है। तो क्या करते हैं? आप समुद्र वाला पानी पी नहीं सकते, ओशियंस वाटर नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन बहुत होगी। तो क्या करते हैं भाई साहब? सिंपल आरओ, रिवर्स साफ करो। तो इससे क्या होगा कि सोल्यूट इधर ही रह जाएंगे और सोलवेंट बस प्रेशर लगाना है ऊपर से। समझ आ गया कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? पक्का पक्का? थोड़ा थोड़ा सारा। और आपको एक चीज यहां पे समझ आ गई होगी कि जो PV इज इक्वल टू, एंड जो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मींस कि कितनी क्वांटिटी है उसकी, मतलब उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे सोल्यूट। देखो ये दो टॉपिक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन, मतलब भर भर के इसी पे क्वेश्चन आते हैं। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं है जब इसमें से क्वेश्चन ना आए। दो न्यूमेरिकल आएंगे, एस पे आएगा, डिप्रेशन पे आएगा, और दोनों के फॉर्मूले सेम है। देखना कैसे।
लो जी, ग्राफ में मैंने वैल्यूज भी लिख दी ताकि समझ आ जाए, नहीं तो डायरेक्ट भी बता सकते थे। अब समझिए गेम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो कह रहा है केस 1, मेरे पास एक प्योर सॉल्यूशन है ऑफ ए। प्योर सॉल्यूशन भी क्या लिखना, प्योर क्या है मेरे पास, ए। क्या है प्योर, ए। इसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इसका पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अब समझिए, ये टेम्परेचर और ये क्या है इसका प्रेशर। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा प्रेशर भी बढ़ेगा। ये किसके लिए आई, प्योर ए के लिए। और सर बॉइलिंग पॉइंट कहां आ गया, ये रहा। ये क्या है इस चीज का, कौन सा टेम्परेचर है इसका बॉइलिंग पॉइंट, लगभग 70। कैसे पता चला 70 बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि इस टाइम पर वेपर या प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक। और वेपर आप बॉइलिंग पॉइंट यही था कि जब आपका प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ 180 लिखा हुआ है, और इसीलिए मैं यहां से बढ़ाते 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 कहां तक ले गया, 180 तक। और जब ये टेम्परेचर आएगा तो ये कहलाएगा मेरा 70, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये ग्राफ समझ में आया, क्या यहां तक समझ में आया। क्या हो रहा है कि मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे प्रेशर भी, और एक टाइम पे किसके इक्वल आ गया, और वही टेम्परेचर क्या हो गया इसका, बॉइलिंग। अब केस सेकंड, केस सेकंड में मैंने क्या किया, मिक्सचर ले लिया किसका, ए और बी का। अब मैंने इसमें कुछ सोल्यूट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, और बी मेरे लिए यहां पे क्या है, सोल्यूट। पहले तो प्योर मानना, तो ए क्या था मेरे लिए, सिंपल था, जैसे पानी था, तो उसका ये आया। और फिर मैंने उसके बाद क्या ऐड करना शुरू किया, सोल्ट, बी ऐड करना शुरू। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और आपको याद करो कि नॉन वोलेटाइल वगैरह जब ये डालोगे तो ड्यू टू वो सरफेस पे घेर लेते थे, इंटरेक्शन बढ़ा लेते थे, जिससे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब 20 डिग्री पे वो जो वेपर प्रेशर नॉर्मल का 20 पे आ रहा था, तो इसका कितने पे आएगा, 40 पे। मतलब यार इसका 20 डिग्री पे जितना वेपर प्रेशर आ रहा था, इसका 20 की जगह कितने पे चला गया, 40 पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसको समझो, कहना क्या चाह रहे हैं कि जितना ये यार 20 पे कर रहा था उतना ये कितने पे कर रहा है, 40 डिग्री, क्योंकि और हीट देनी पड़ रही है। तो 20 पे तो और कम होगा, ये लो 20 पे यहां था, ले लो यहां से शुरू करो और बताओ। डन, डन, मतलब वेपर प्रेशर पहले से हो गया कम, पहले से हो गया। अब सुनो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब देखना सेकंड लाइन, देखना समझ आई क्या कह रही है सेकंड लाइन, कह रही है सर क्योंकि आपने सोल्यूट ऐड किया तो उसकी वजह से उसी टेम्परेचर पे जो प्रेशर था वो क्या हो गया पहले से। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका 70 पे बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंच गए, 90 पे। सर प्योर का आएगा वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, मिक्सचर का हो जाएगा कम, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही। प्रेशर क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब सुनिए, ये प्योर का कितना, तो मैं इसे लिख लेता हूं टी नोट, बॉइलिंग का नोट लगा दिया, मतलब किसके लिए, प्योर के लिए। इसको लिख लिया टीबी, बी इसलिए कि बॉइलिंग पे बात हुई है।
पक्का? नहीं समझ आया तो भी बता दो कि ये दो ग्राफ क्या, दो लाइनें क्या शो कर रहे हैं, क्योंकि बुक में जो ग्राफ बना हुआ उसमें ये नहीं दे रखे, सीधा सीधा बना रखे उन्होंने, तो समझ नहीं आती इसलिए बना दिया। देखो यार, हम कल भी पढ़ रहे थे कि सोलवेंट का वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, तो जल्दी बॉयल हो जाएगा क्योंकि उसका खुद का ही ज्यादा है। लेकिन सोलवेंट, सोल्यूट डालने के बाद सॉरी, उसका वेपर प्रेशर हो गया, तो आपको अब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा 180 एम रीच करने के लिए। क्लियर? अब एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया या कम हो गया? इसीलिए क्या टर्म यूज करते हैं? अब समझ आया इस लाइन का मतलब क्या था, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेशन इन। डन? समझ आ गया? चल सकते हैं आगे। डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना आएगा? टीबी माइनस, जीत गया, टीबी माइनस। अच्छा, इनका डिफरेंस कब बढ़ सकता है कि सर ये बहुत आगे जाएगा? जब सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा कर दो, जितना सोल्यूट ज्यादा करोगे उतना वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? सोल्यूट की। कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलते हैं। अब डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंसंट्रेशन लिखनी है तो किस फॉर्म में लिख लूं? मोलैलिटी। यहां में किसमें लिखी जाती है? सर मोलैरिटी क्यों नहीं? सर टेम्परेचर से गेम चली जा रही है, टेम्परेचर तो फिर मोलैरिटी लिखी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या लिख ली? मोलैरिटी। क्या लिख ली? अब सुनो, एक एक समझ आ रहा है कि नहीं है बताओ फटाफट। चलो आगे, इसको यहीं कंप्लीट करता हूं। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, वेयर केबी कांस्टेंट है और इस केबी को बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या ये समझ में आया कि डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कंसंट्रेशन, मोलैलिटी और केबी इनटू एम, ये आपका मेन फॉर्मूला है डेल्टा टी के साथ। अब आगे खोल लो इसको। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू केबी, मोलैलिटी नंबर ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। कोई दिक्कत परेशानी? डन है? अब आ जाओ, डेल्टा टी इज इक्वल टू केबी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो कैसे निकाले जा सकते हैं? गिवन मास। तो गिवन मास किसका? सोल्यूट का। तो मैं यहां लिखता हूं यार, सोल्यूट को मैं डिनोट कर लेता हूं 2 नंबर से और सोलवेंट को डिनोट कर लेता हूं 1 से। तो ये याद रखना, जो ज्यादा सोलवेंट होता है तो वो 1, नंबर 1 जो ज्यादा है। अब सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या बता रहे थे? तो गिवन मास W बाय में, तो क्या लिख लूं? W2 बाय में M2। ये क्या आ गए मेरे? सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोलवेंट नंबर 1। तो मास ऑफ सोलवेंट ऑफ, अगर ये किलोग्राम में है ठीक है, लेकिन अगर ये किस में हुआ तो किससे डिवाइड मारना पड़ जाएगा? ये बुक में दे रखा है, बकवास। मैं इस पे कभी काम नहीं करता, मैं इसी पे काम करता हूँ, मोलैलिटी अलग से निकाल के पुट कर देता हूँ। क्या बोलते? डन है? नहीं, यहां मोलैलिटी लिखो। मोल फ्रैक्शन में कुछ अपनी लिमिटेशंस है,
हाँ, अगर मोल फ्रैक्शन दे रखा तो हम मोल फ्रैक्शन लिख के पेल देना, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन पे बात होती है। वैसे तो वो देता है, अगर नहीं दे रखा और मोल मोल और कुछ नहीं है, मोल फ्रैक्शन का ही डाटा है, वो फॉर इट। जेई एडवांस में खेलते हैं। डन है, चले आगे। तो आई थिंक आपको इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट पता चला होगा और एक चीज पता होगी, दैट इज कि क्यों आया, क्योंकि सोल्यूट ऐड करें। जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा एलिवेशन आएगा, उतना ज्यादा एलिवेशन आएगा। सॉरी, हमें 3 ग्राफ बना दिए, ए बी सी। किसमें सोल्यूट की अमाउंट सबसे कम होगी? ए में, बी में, सी में? सिंपल तो है। यहां से ये किसको शो कर रहा है? एलिवेशन। यहां से यहां तक किसको शो कर रहा है? मैंने पूछा सोल्यूट की अमाउंट कम कहाँ होगी, ए बी और सी, तो जहां पे एलिवेशन कम आया होगा। तो एलिवेशन कम किस में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का आसान था। अब अगला देखो, अगला क्या है? डिप्रेशन ही ना। सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, इसीलिए टर्म क्या दे दी गई? डिप्रेशन। चलो, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? ये तो सुना ही नहीं होगा आपने, अब देखना तोते उड़ते हैं। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? सर व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? सर जहां पे वो बॉइल हो जाए। अच्छा, और हाँ, किसके लिए? अच्छा चलो, फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर है ना मेरे पास, उसका टेम्परेचर भी कम, साथ में उसकी स्टेट भी चाहिए। हाँ, ये तो वही बात होगी ना, जैसे आप पानी के लिए बोलते हो कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? सर जहां पे उसकी स्टेट चेंज हो रही है, दैट इज बॉइल हो रहा हो। वो तो उसमें भी हो रहा है, लेकिन जब अगर ओरिजिनली में अगर बात करो तो आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। मैंने फ्रीजिंग पॉइंट तो कभी डिस्कस ही नहीं किया, यहाँ नहीं समझ आता वहां का। हाँ जी, जब पहला मोल फर्स्ट मोल होगा सॉलिड का और लिक्विड का, वो इक्विलिब्रियम फेज में होगा, तब फ्रीजिंग पॉइंट। सुनो, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि लिक्विड फेज जो है, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर, लिक्विड फेज का किसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है? गैस वाले। ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैस फेज के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है।
फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? Is that temperature point where सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए? सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। उसमें अपना बॉइलिंग पॉइंट में किस किस के इक्वल हो रहे थे? लिक्विड और गैस के, क्योंकि वहां पे वही ट्रांजिशन फेज थी। यहाँ ट्रांजिशन फेज किसके बीच में है? सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड। डन, समझते हैं? देखिए इसमें होता क्या है, जैसे जैसे आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो, जैसे जैसे आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो, तो इसमें क्या है कि वो जब लो टेम्परेचर होता है तो अपना प्रेशर शो करता है, अरे मैं भी तो हूं, अरे मैं भी तो हूं। जैसे सुनो, मैं यहां लिखता हूं प्योर वाटर, क्या लिखा? प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट देखो, तो ये टेम्परेचर ले लो यार, ये प्रेशर ले लो, ये वाले एक्सिस पे टेम्परेचर ले लेते हैं, और ये वाला लिख रहा हूं 0 डिग्री, -1, -2, -3, -4, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। देखो मैं आपको ये सॉलिड वेपर प्रेशर और लिक्विड प्रेशर बुक की गेम है, हम इसको समझते हैं एनर्जी की गेम से। किसकी गेम से? अच्छा सुनो, एनर्जी की गेम समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा क्या है, फिर बुक वाली डेफिनेशंस भी रीड करेंगे और फिर समझने की कोशिश करते हैं। सुनो, प्योर वाटर, एक मेरे पास सिंपल वाटर है, उसकी एनर्जी मेजर कर रहा हूं, और एक मेरे पास वाटर के साथ साथ सोल्ट भी है, उसकी एनर्जी मेजर कर रहा हूं। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? चलो एक और समझते हैं, एक मैं इस क्लास की एनर्जी मेजर कर रहा हूं, आप प्योर हो, +2 के ही हो, तो एनर्जी देख रहे हैं आप लोगों की। मैंने यहाँ पे नर्सरी क्लास या फर्स्ट क्लास के 15-20 बच्चे और बिठा लिए, तो किसमें एनर्जी ज्यादा होगी? सेकंड केस में, क्योंकि वो कभी इधर कभी इधर, उनको तो रोक लो पहले भाई साहब। आप वो घर पे जाके देखो, आप यहाँ पे फिर भी आराम से बैठे हो, लेकिन घर पे जैसे मान लो एक फीमेल है सिंगल, कोई बच्चे नहीं, एक फीमेल के साथ बच्चा भी है, 2 छोटे छोटे, किसको ज्यादा मूव करना पड़ता है? उसकी एनर्जी, यार मेन बात एनर्जी यहाँ पे वेलोसिटी से आएगी कि कितनी वेलोसिटी से आप चीजों को मूव करवा रहे हो। तो देखो प्योर वाटर को अगर आपको फ्रीज करना, मान लो प्योर वाटर की एनर्जी कितनी है? 100 जूल। कितनी एनर्जी है? तो इसको लो करवाना है, देखो एनर्जी मतलब क्या है? इसकी हीट, इसको क्या करवाना है? लो। तो टेम्परेचर को क्या किया जाए? कम। तो चलो टेम्परेचर को कम करते हैं, और वो कम करते करते कहां आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस। किस पे आ गया? तो ये किसके लिए लिखा मैंने? प्योर वाटर। हाँ, और प्योर वाटर का उस पोजीशन पे प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, क्योंकि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर तो ज्यादा होने वाला है, ये तो नहीं हम झूठ बोल सकते। अच्छा, अब मैंने ले लिया मिक्सचर किसका लिया? वाटर और सोल्ट का, यहां सामने ना बीकर पड़ा हुआ है, उसमें पिंस बने बहुत सारे। सुनो, यहां पे मैंने मिक्सर ले लिया वाटर और सोल्ट का, तो वाटर की एनर्जी कितनी थी? 100, सोल्ट और ऐड हो गया कितना? 50। तो हाँ, इनका वेपर प्रेशर तो कम होगा पर्टिकुलर टेम्परेचर में, वेपर प्रेशर तो कम होगा, लेकिन ये ऐसे कम होगा ना, नीचे हाइट। तो ये कम हो गया, वेपर प्रेशर कम है,
अब क्या ये जीरो पे, थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, क्या अब ये जीरो पे उतनी मतलब बिल्कुल एनर्जी जीरो कर गया होगा? नहीं। देखो यहां पे इसकी एनर्जी कितनी थी? 100 जूल, और जीरो पे आके कितनी एनर्जी कर गया? 0, क्योंकि 100 से जीरो पे जाने के लिए जीरो तक आना पड़ा। लेकिन अब एनर्जी कितनी है? तो क्या अब जीरो पे जीरो हो जाएगी? नहीं। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जीरो हो जाएगी? नहीं। और नीचे जाना पड़ेगा, और पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाना पड़ेगा, तो और नीचे आना पड़ेगा। मतलब कितने पे फ्रीज होगा अब ये? -3 पे। और जो ये लोअर हुआ, डिप्रेशन इन, क्योंकि आपको उस एनर्जी को कम करना है। बुक वाले सॉलिड और लिक्विड के गेम खेलते हैं, तो कई बच्चों को ये समझ नहीं आता कि सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे आ रहा है। आता है सॉलिड का वेपर प्रेशर। एक बार आप एनर्जी से सीखिए, फिर हम सॉलिड वेपर प्रेशर पे भी बात करते हैं। सब्लिमेशन में नहीं आता क्या? फिर सभी का आता है, लेकिन अब वो कम होता है ज्यादा होता है बात अलग है, लेकिन आता जरूर है। तो ये देखिए, तो मुझे ये पता चल गया कि मिक्सचर में आपको इसको कहां ले जाना पड़ेगा? नीचे। अच्छा एक बात बताओ, अब आप देखना इसको, जैसे रोड है, रोड पे बहुत सारी आइस या स्नो ले लो, बहुत सारी स्नो आ गई, और बाहर का जो टेम्परेचर है वो मान लो -1 डिग्री सेल्सियस है। बहुत सारी स्नो पड़ी हुई है रोड पे। आप जैसे कनाडा वगैरह जाओगे तो वहां पे ये नॉर्मल है। तो इतनी बड़ी रोड को साफ करना मुश्किल हो जाता है, और ये स्नो मेल्ट होने वाली है नहीं, क्योंकि बाहर टेम्परेचर -1। तो अब क्या करें? तो वो क्या करते हैं, इसमें बहुत सारा सोल्ट डालने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है कम। मतलब कहा ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रही थी, अब कितने पे जमेगी? और बाहर कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? क्या होगा स्नो का? मेल्ट डाउन हो जाएगा। समझे? और समझो, आपने देखा होगा कुल्फी वाले भैया आते हैं ना जो रेडी लेके, वो अपने जो उनका बॉक्स होता है उनके साइड में बहुत सारी आइस लगा रखी होती है, उन्होंने आइस लगा रखी होती है, और वो आइस फिर तो मेल्ट हो जानी चाहिए थी, नहीं होती इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या डालते हैं साथ में? आपने देखा होगा तो नमक डालते हैं साथ में। उसमें नमक डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि वो फिर वो वाली फ्रीजिंग पॉइंट से करते हैं उस पे काम, है ना। जैसे आप घर वाली बर्फ लेके जाओगे, बाहर रखोगे, बहुत जल्दी क्या हो जाती है? मेल्ट। लेकिन आप बर्फ जो बड़े बड़े भाई साहब बर्फ की वो आती सिलियां, वो लेके आओगे, उतनी जल्दी मेल्ट क्यों? क्योंकि उसमें नमक डालते हैं पहले, और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमती, वो कितने पे जमती है? -10 पे जाके, और इसलिए फिर वो टाइम लेती है पूरा अपनाने में। इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, समझ आया? अब सुनो, ये किसका? प्योर का। ये किसका? मिक्सचर। अब सुनो, डेल्टा टी क्या लिखूंगा इस केस में? TF नोट माइनस बॉइलिंग पॉइंट में देखा क्या लिखा गया? टीवी माइनस, मतलब नोट वाला बाद में था क्योंकि टीवी ज्यादा था। यहाँ पे TF कम हो गया क्योंकि मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू TF नोट माइनस वही चीज कि डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा टी इज इक्वल टू KF into molality, where KF is क्रायोस्कोपिक। पेपर में क्वेश्चन है यूरोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है? आगे चलो, तो बस खोल के ही लिखना आपको। डेल्टा टी इज इक्वल टू KF मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन मास बाय में मोलर मास इनटू भाई साहब इसका मास। अगर वो ग्राम में है तो 1000। हाँ ये ध्यान रखना, 1000 फॉर्मूले में दे रखा होता है तो ये नहीं होता कि 1000 से मल्टीप्लाई करना ही करना है, वो किलोग्राम में दे रखा हो फिर, तो इसलिए आप इसको छोड़ो, इस पे रहो, मोलैलिटी अलग से निकाला करो।
निकाल के पुट कर दो, आंसर आपके आगे। दोनों चीजें समझ में आई। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्यों हुआ, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुआ, बस इसका ध्यान रखना है। TF नॉट माइनस TF मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो देखो TB नॉट, TF नॉट, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट तो TB नॉट माइनस TB माइनस TF नॉट माइनस। ये ध्यान रखना किसको किससे माइनस कर, बाकी जिसको जिससे माइनस कर दो आंसर पॉजिटिव ले आना, सेम आती है। एक बड़ा एक छोटा है, माइनस हटा दो बस आंसर सेम आ जाता है। लेकिन लिखने में ध्यान रखना। कितनी प्रोबेबिलिटी थी कोलिगेटिव, 4 कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखिए आपने पहले करी थी, डेल्टा P, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। मेन बात होते हैं इन दोनों के ग्राफ, जो कि बच्चों को समझ नहीं आते कि शो क्या कर रहे हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए जल्दी। डन, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए, जहाँ पे हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर की जो कंसंट्रेशन है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, इन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जहाँ पर आप इनके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सोल्व करते दिखेंगे वेंट ऑफ फैक्टर के साथ। आप ये कर लीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, फिर हम वेंट ऑफ फैक्टर में जाएंगे कि वेंट ऑफ फैक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कैसे थी। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।